हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे 24 और 25 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रहे, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। आइए एक एक कर सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर देखा जाए ये क्लास आपकी बीपीएससी परीक्षा, साथ ही साथ यूपी पीसीएस परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिए कि जो हमारी वीडियो क्लास होती है वो वीडियो क्लास में प्रतिदिन न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर पर चर्चा की जाती है, चाहे वो दैनिक जागरण हो, द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, डीडी न्यूज़ हो, पीआईबी हो, एएनआई हो, फिर उसके बाद आकाशवाणी हो या दैनिक भास्कर हो। ठीक है, इन सब के जो महत्वपूर्ण इनपुट्स होते हैं उन पे देखा जाए तो चर्चा की जाती है। अब आइए एक एक कर स्टार्ट करते हैं। उससे पूर्व मैं बता दूं, ये करंट अफेयर का जो हमारा वीडियो क्लास होता है इसको बाकायदा एक मासिक पैकेज के रूप में डिज़ाइन किया गया है। और ये मासिक पैकेज आपको हमारे ऐप पर दिख जाएगा और साथ ही साथ इस वीडियो के पिन कमेंट में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। इस पैकेज में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर देखा जाए प्रतिदिन आपको डेली शाम को 7:30 बजे वीडियो क्लास मिल जाती है। डेली क्लास पीपीटी आपको प्रोवाइड किया जाता है। डेली क्लास की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में प्रोवाइड किया जाता है। प्रतिदिन देखा जाए तो 10 MCQ का ऑनलाइन टेस्ट होता है। यहाँ पर देखें तो महीने के एंड में देखा जाए तो कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है। एक करंट अफेयर का फुल टेस्ट होता है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। साथ ही साथ यूपी स्पेशल और बिहार स्पेशल की जो पीडीएफ होती है वो भी आपको यहाँ पर जो मासिक पीडीएफ होती है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। जिससे होता क्या है कि आपके जो नेशनल करंट अफेयर है उसके साथ साथ में स्टेट स्पेशल करंट अफेयर भी आपके तैयार होते जाते हैं। ठीक है, और यहाँ जो आपको एमसीक्यू दिया जाता है तो वहाँ देखा जाए तो प्रतिदिन 10 एमसीक्यू आप सॉल्व करते हैं और साथ साथ एक फुल टेस्ट होता है जिसमें 100 क्वेश्चन होता है। तो इस प्रकार देखा जाए लगभग 300 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। ठीक है, 300 क्वेश्चन आप इससे तैयार कर सकते हैं और आप इस मासिक पैकेज को देखा जाए तो ज्वाइन कर सकते हैं। और इस मासिक पैकेज देखा जाए सिर्फ नाम मात्र शुल्क में 25 रुपये में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके वॉलेट में कुछ कॉइन है तो उस कॉइन को आप यूज़ करिएगा तो ये जो मूल्य आपको 25 रुपये है ये भी घट के कितना हो जाएगा, ये घट के हो जाएगा 18 रुपये 75 पैसे। 18 रुपये 75 पैसे में आप इस मासिक पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर का, जिससे करंट अफेयर की तैयारी आपको एकदम आसान हो जाएगी। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि आप करंट अफेयर के लिए लास्ट टाइम देखिए समस्या क्या होती है। अक्सर आप अपने आसपास सुनेंगे लोगों से या आप खुद भी इस चीज़ को महसूस करते हैं कि अंतिम समय में जब आप जीएस तैयार करने बैठते तो लगता है करंट अफेयर नहीं तैयार है, और करंट अफेयर तैयार करने बैठते तो लगता है जीएस छूट रहा है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए देखा जाए तो वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह है। यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा, प्रतिदिन वीडियो क्लास भी रहती है और रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो क्लास इस वजह से प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप 2x पे सुनना चाहें तो 2x पे सुने। आपके पास समय कम है, लगाया ईयरफोन, आराम से सुनते हुए चले गए। 25 से 30 मिनट की हमारी वीडियो क्लास होती है, उसको आप 10 मिनट समय देकर या कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, 10 मिनट केवल आपको सुनना है। सुनने के बाद आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चर्चा करते हैं अपने महत्वपूर्ण खबरों पर। क्या है इंपॉर्टेंट खबरें। सबसे पहले देखिए आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग, ठीक है 2025। अब ये 2025 की जो आईएमडी के द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग है, और ये जो रैंकिंग होती है ना, इससे सवाल आपके पीवाईक्यू में बहुत सारे आए हैं। जब आप देखेंगे पीवाईक्यू उठा के तो कई बार इससे सवाल पूछे गए हैं। जो ये विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग है, डायरेक्ट रैंकिंग पूछ ली जाती है या किसके द्वारा जारी किया जाता है ये पूछ लिया जाता है, भारत की रैंक पूछ ली जाती है, शीर्ष पर कौन है इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो आइए एक एक कर सब पे चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखा जाए आईएमडी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट की वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 एक वार्षिक रिपोर्ट है। सबसे पहले तो ये जान लो, ये हर साल प्रकाशित होती है, एक वार्षिक रिपोर्ट है। इसका उद्देश्य केवल जीडीपी पर आधारित नहीं बल्कि राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और संस्थागत आयामों को देखकर किसी अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मकता का आकलन करना है। कौन सी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से परफॉर्म कर रही है उसके लिए देखा जाए। केवल जीडीपी को ये आधार नहीं बनाई जाती इस रैंकिंग में। इस रैंकिंग में देखा जाए तो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत आयाम जो होते हैं उन सभी को आधार बनाकर एक रैंकिंग तैयार की जाती है और हर साल ये रैंकिंग प्रकाशित की जाती है। देखा जाए तो इसमें 4 प्रमुख कारक का मूल्यांकन किया जाता है। जो ये रैंकिंग है इसमें प्रमुख 4 कारकों का मूल्यांकन किया जाता है। वो 4 कारक कौन कौन से। सबसे पहला है आर्थिक प्रदर्शन, जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है किसी जीडीपी का या किसी देश का, उसको देखा जाए वो मैटर करता है यहाँ पर। उसके बाद देखें तो जो सरकारी दक्षता होती है, गवर्नमेंट एफिशिएंसी जो होती है उसको देखा जाता है। व्यवसायिक दक्षता यानी कि बिजनेस एफिशिएंसी देखी जाती है, और जो बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस पर विशेष फोकस किया जाता है। इन 4 मुख्य कारकों का मूल्यांकन किया जाता है और इन्हीं के आधार पर देखा जाए तो आईएमडी की रैंकिंग तैयार की जाती है। अब चलिए हम चर्चा कर लेते हैं भारत की स्थिति के बारे में कि आईएमडी रैंकिंग जो है इसमें भारत की स्थिति क्या है। यहाँ पर देखा जाए तो भारत 69 देशों में 41वें स्थान पर रहा। 2025 की जो रैंकिंग जारी की गई इसमें भारत जो है ये 69 देशों में कौन से रैंक पर, 41
41वें स्थान पर रहा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, डायरेक्टली आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। वहीं पर देखा जाए 2024 में ये 39वें स्थान पर था, ये पॉइंट याद रख सकते हैं। यहां पर देखा जाए 2 अंकों का यहां पर नुकसान हुआ है भारत को, 2 अंक भारत जो है वो पीछे चला गया है। ठीक है, 2024 में 39वां स्थान था और 25 में कितना है, 25 में 41 है। चर्चा करें तो आर्थिक प्रदर्शन में भारत 27वें स्थान पर आ गया है। जो आर्थिक प्रदर्शन है, आर्थिक प्रदर्शन देखा गया, उसमें बात कर ले तो भारत 27वें स्थान पर आ गया, 2024 में 20वें स्थान पर था। सरकारी दक्षता में देखा जाए तो 45वां स्थान, 2024 में 45वां स्थान था भारत का और 25 में भी जो है 45वां स्थान ही रहा, तो ये अपरिवर्तित रहा। और साथ ही साथ जो बिजनेस एफिशिएंसी है, इसमें भी जो रैंकिंग थी वो अपरिवर्तित ही रही। ठीक है, ओवरऑल आपको याद रखना होगा, ओवरऑल कौन से स्थान पर पहुंच गया है, ओवरऑल 41 रैंक पर भारत पहुंच गया है। अब शीर्ष 5 प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं, यहां पर देखा जाए टॉप 5 कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक्स कौन कौन सी हैं, उन इकोनॉमीज के बारे में चर्चा कर लें। नंबर 1 पर कौन है, स्विट्जरलैंड है। नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड, परीक्षा में आपसे पूछे IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस देश का है, तो स्विट्जरलैंड का है। दूसरा स्थान किसका है, सिंगापुर का है। तीसरा स्थान हांगकांग का है। चौथा स्थान डेनमार्क का है और 5वां स्थान किसका है, UAE का है। ठीक है, तो ये 5 अर्थव्यवस्थाएं हैं जो शीर्ष 5 प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाएं हैं। भारत की रैंक कितनी है, तो भारत की रैंक 69 में देखा जाए तो कितना है, 41 है। चलिए आगे देखें, नासा और IBM का AI मॉडल, इसका नाम क्या रखा गया है, सूर्या AI मॉडल। अब इस सूर्या AI मॉडल के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर जो IBM है, IBM का पूर्ण रूप आप जानते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, बिजनेस मशीन, यह है IBM का पूर्ण रूप। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं, इसके द्वारा देखा जाए IBM और नासा के द्वारा मिलकर एक AI मॉडल विकसित किया गया, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है सूर्य। चलिए चर्चा कर लेते हैं। तो नासा और IBM ने मिलकर सूर्य नामक अभूतपूर्व AI मॉडल लॉन्च किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य सौर तूफान, जो सोलर स्टॉर्म होते हैं, साथ ही साथ देखा जाए तो अंतरिक्ष मौसम, जो स्पेस वेदर होते हैं, इनकी भविष्यवाणी को अधिक सटीक और समयपूर्व बनाना। सोलर तूफान आते हैं तो उससे क्या होता है कि उससे जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है वो भी प्रभावित होती है। अंतरिक्ष में हमारे उपग्रह हैं वो सब भी उससे इफेक्ट करते हैं। जो हमारी संचार प्रणाली है वो भी प्रभावित होती है, GPS सिस्टम है वो भी प्रभावित होता है, तो सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। अब है क्या, जब सोलर तूफान आने वाला हो उसके पूर्व हमको जानकारी अगर मिल जाती है कि सोलर तूफान आने वाला है, सटीक जानकारी मिल जाती है, तो हम पहले से प्रिपेयर्ड हो सकते हैं उस चीज़ के लिए। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो नासा और IBM के द्वारा मिलकर एक सोलर प्रणाली विकसित की गई है, जिसका नाम रखा गया है सूर्य। परीक्षा में से पूछ सकता है कि सूर्य जो AI मॉडल प्रणाली है, ये सौर तूफानों का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से नासा के द्वारा किस संस्था के साथ मिलकर तैयार किया गया है। IBM के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, या फिर एप्पल के द्वारा, या मेटा के द्वारा। 4 ऑप्शन दे देगा, वहां पर आपको टिक करना होगा कि IBM के साथ मिलकर नासा ने इसको तैयार किया। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये। यहाँ पर चर्चा करें तो ये मॉडल जो है ये नासा के सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी के 9 वर्षों से ज़्यादा के डाटा पर प्रशिक्षित है। जो ये मॉडल विकसित किया गया है पिछले 9 साल, यहाँ पर जो सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी था ना, उसके 9 साल के जो डाटा हैं, 9 साल से भी ज़्यादा के डाटा, उन पर इसको प्रशिक्षित किया गया है। बताया गया कि आप सीखो पिछले 9 सालों में क्या हुआ है, उसको ऑब्जर्व करो और भविष्य में क्या हो सकता है उसके बारे में सटीक डाटा को देना है। इस प्रकार से इसको प्रशिक्षित किया गया है। यहाँ पर देखें, जो सोलर डायनेमिक ऑर्बिट जो ऑब्जर्वेटरी है, हर 12 सेकंड में सूर्य की बहुतरंग दैर्ध्य की तस्वीरें लेता है। हर 12 सेकंड बाद सूर्य की जो बहुतरंग दैर्ध्य वाली तस्वीरें हैं उनको लेता है। यह सौर गतिविधियों जैसे सौर ज्वालाएं, जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं, कोरोनल मास इंजेक्शन की शुरुआती संकेत की पहचान भी करता है। ठीक है, सूर्य पारंपरिक तकनीकी की तुलना में अधिक सटीकता से 2 घंटे पहले तक पूर्वानुमान बता सकता है। मतलब 2 घंटे पहले कोई तूफान आने वाला है तो उसके 2 घंटे पहले ही ये जो सूर्य AI मॉडल है, ये सूर्य AI मॉडल बता देगा। ठीक है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखा जाए तो अपने ओपन सोर्स बनाया गया है, इसे ओपन सोर्स बनाया गया है ताकि वैश्विक वैज्ञानिक इसका उपयोग अंतरिक्ष मौसम रक्षा को बेहतर बनाने के लिए कर सकें। ये ओपन सोर्स है, किसी का कॉपीराइट नहीं होगा, मतलब कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, देख सकता है। अगर जो कोई उपग्रह लॉन्च करना है तो इसका सहारा लिया जा सकता है। यहाँ पर देखा जाए सूर्या AI मॉडल इन खतरों की समय रहते पहचान कर वैश्विक अवसंरचना और अंतरिक्ष अभियानों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने में मदद करेगा। ठीक, तो जो भविष्य में जो अंतरिक्ष मिशन संचालित किए जाएंगे उसमें इस मॉडल के जो डाटा हैं, इनपुट्स हैं, उनका भी सहारा लिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
द्वितीय वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन, इसका नाम क्या है? रूहमैंटिक। रूहमैंटिक, जैसे रोमांटिक होता है ना, उसी प्रकार से रूहमैंटिक है। ठीक है, चलिए अब चर्चा कर लेते हैं जो द्वितीय वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन है रूहमैंटिक, इसके आयोजन की तिथि के बारे में चर्चा कर ले। इसका आयोजन कब? तो इसका आयोजन जो होगा वो 27 अगस्त को होगा। कहाँ पर होगा ये? तो इसका आयोजन किया जाएगा उज्जैन में, जो महाकाल की पवित्र नगरी है उज्जैन, वहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। देखा जाए तो इसके उद्घाटन करता कौन? तो केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए इस सम्मेलन का नाम आपको पता ही चल गया, सम्मेलन का नाम क्या है? रूहमैंटिक, द्वितीय वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन है ये। यहाँ पर देखा जाए इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आयोजन पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ देखें तो पर्यटन मंत्रालय और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के सहयोग से इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, जो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है उसके द्वारा तो इसका आयोजन हो रहा है। साथ में सहयोग कौन कर रहा है? तो जो पर्यटन मंत्रालय है, केंद्र सरकार मतलब केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के द्वारा मिलकर इसका देखा जाए आयोजन हो रहा है। और यहाँ पर मुख्य वक्ता के रूप में कौन शामिल होंगे? तो जो गुरु गौरांग दास है, गुरु गौरांग दास प्रभु एस्कॉन के हैं, ये यहाँ पर मुख्य वक्ता के रूप में सम्मिलित होंगे। चलिए अब डूरंड कप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एमपीपीसीएस में सवाल पूछा जा चुका है आपसे, जो एमपीपीसीएस की परीक्षा है और इवन यूपीपीसीएस में भी पूछा जा चुका है। यूपीपीसीएस का जब 30 साल का पीवाईक्यू देखते हैं तो 30 साल के पीवाईक्यू में आप दिख जाएगा कि डूरंड कप किससे संबंधित है, थॉमस कप किससे संबंधित है, उबेर कप किससे संबंधित है, ये सब कब पूछे जाते थे? पहले पूछे जाते थे। अब तो जानकारी नॉलेज इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग बैठ के देखते हैं डूरंड कप, तो उसके बारे में लोगों को पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर 134वां संस्करण था इस बार 2025 में। और विजेता टीम के बारे में चर्चा कर ले, किसने जीता है डूरंड कप? तो यहाँ पर देखें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने खिताब जीता है। लगातार दूसरे वर्ष ये टीम चैंपियन बनी है। ठीक है, फाइनल मुकाबले के बारे में चर्चा कर ले। फाइनल मुकाबला कहाँ खेला गया था? सबसे पहले तो ये जान लो, जो डूरंड कप है 134वां संस्करण है, किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता है इसको। लगातार दूसरी बार है कि उसने यहाँ पर देखा जाए वो चैंपियन बनी है। फाइनल मुकाबला कहाँ पर खेला गया? कोलकाता के युवा भारती क्रीड़ांगन में खेला गया। कहाँ पर? कोलकाता के युवा भारती क्रीड़ांगन में 134वां डूरंड कप का फुटबॉल फाइनल खेला गया था। विपक्षी टीम कौन सी थी? यहाँ पर देखा जाए उपविजेता कौन रही? फाइनल में हारी कौन? तो डायमंड हार्बर जो फुटबॉल क्लब है वो यहाँ पर उपविजेता रही। परिणाम क्या रहा? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी 6-1 से जीत दर्ज की। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी है फुटबॉल क्लब है, इसने 6-1 से जीत दर्ज की। किसको हराकर? डायमंड हार्बर एफसी को हराकर। और ये फाइनल मुकाबला युवा भारती क्रीड़ांगन कोलकाता में खेला गया था। लगातार दूसरी बार है कि यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी है ये विजेता बनी है और 134वां डूरंड कप का संस्करण था इस बार। चलिए आगे हम चर्चा करें चेतेश्वर पुजारा। इनको भी जैसे द वाल थे, राहुल द्रविड़ के नाम से, राहुल द्रविड़ जो थे वो द वाल के नाम से मशहूर थे, सेम वैसे ही कुछ कैटेगरी में देखा जाए तो चेतेश्वर पुजारा का नाम आता था। जब टेस्ट क्रिकेट लोग देखते थे तो चेतेश्वर पुजारा को याद करते थे कि बंदा खड़ा होगा तो खड़ा ही रहेगा, टिका रहेगा, शाम तक आउट नहीं होगा। तो उसी प्रकार से देखा जाए अब इन्होंने क्या किया कि सारे फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया है, घोषणा कर दी है। तो भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने 24 अगस्त को सोशल मीडिया के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कहा। देखा जाए तो उनका प्रारंभिक जीवन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? राजकोट गुजरात में इनका जन्म हुआ था। पिता भी क्रिकेटर थे और उन्हीं के मार्गदर्शन में पुजारा ने अपना क्रिकेट करियर देखा जाए प्रशिक्षण लेना स्टार्ट किया था। 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने टेस्ट में अपना पदार्पण किया था। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था 2010 में। क्रिकेट का सफर कैसा रहा? जो टेस्ट क्रिकेट है उसके बारे में चर्चा करें तो कुल टेस्ट कितने खेले हैं? 103 टेस्ट मैच खेले हैं चेतेश्वर पुजारा ने। और रन कितने बनाए? 7195 रन इन्होंने बनाए थे, जिसमें से 19 शतक थे। और बल्लेबाजी का औसत जो रहा ये कितना रहा? तो 43.60 इनका औसत रहा। ठीक है, और भारत के टेस्ट इतिहास में देखा जाए तो 8वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। भारत के टेस्ट इतिहास में 8वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? चेतेश्वर पुजारा ही हैं। और ये अब रिटायरमेंट की इन्होंने घोषणा कर दी है। चलिए आगे चलते हैं। भारत अमेरिका डाक सेवा का अस्थायी रूप से निलंबन। ठीक है, भारत के द्वारा देखा जाए जो इंडिया पोस्ट है, जो भी डाक सुविधाएं भारत संचालित करता था अमेरिका में कोई सामान भेजने के लिए, तो अब भारतीय डाक ने क्या किया है? अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, निलंबित कर दिया है। जो सुविधाएं उन सुविधाओं का निलंबन कर दिया है। ठीक है, अब चलिए चर्चा कर लेते हैं।
भारत के डाक विभाग ने घोषणा की है कि वे 25 अगस्त 2025 से अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित रहेंगी। ठीक है, आज से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सेवा अमेरिका के लिए जो है वो निलंबित रहेगी। यहां पर देखा जाए तो यह निर्णय अमेरिका के कार्यकारी आदेश 14,324 के जवाब में लिया गया है। अब ये 14,324 क्या था? वही जो टैरिफ लगाया था 50% टैरिफ वाला सीन जो था, डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया था पहले 25%, फिर 25% और एक्स्ट्रा कर दिया, तो वही कार्यकारी आदेश है, कार्यकारी आदेश 14,324। कार्यकारी आदेश याद रखना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसी के तहत देखा जाए तो 50% टैरिफ लगाया, और ये जो ट्रंप का टैरिफ है, ट्रंप के टैरिफ से सवाल आना है, पूछा ही जा सकता है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखा जाए तो आदेश के अनुसार था क्या कि 29 अगस्त 2025 से अमेरिका $, 800 तक की जो डी मिनिमम छूट थी उसको समाप्त कर देगा। ठीक, यहाँ पर जो डाक सेवाएं थी उसके तहत क्या था कि डी मिनिमस छूट मिली हुई थी, $800 तक का आप कुछ भेजते हैं तो उस पर छूट प्राप्त था, लेकिन वो 29 अगस्त 2025 से समाप्त हो जाएगा। अब हर प्रकार के आयातित सामान पर सीमा शुल्क लगेगा, चाहे वह उसका मूल्य कुछ भी हो। अगर ₹2 का सामान भी है ना, तब भी उस पर टैक्स लगेगा, सीमा शुल्क लगेगा यहाँ पर। तो इस वजह से देखा जाए जो कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी लगना ही लगना है अमेरिका में जब जाएगा तो इस वजह से इंडिया पोस्ट ने क्या किया है कि अपनी जो सुविधाएं थी अमेरिका के लिए उसको स्थगित कर दी है, अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है। आगे उसको फिर से जब देखा जाएगा, कुछ ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह हो जाता है तो उसको स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्रांस करेगा जेट इंजन का विकास में भारत की मदद। जेट इंजन के विकास में भारत की मदद कौन करने जा रहा है? फ्रांस करने जा रहा है। और यहाँ पर देखें, इसके लिए एक समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुआ है। सेफ्रॉन कंपनी है फ्रांस की, जैसे डसॉल्ट है फ्रांस की, ठीक है, राफेल बनाती है डसॉल्ट, उसी प्रकार से सेफ्रॉन है। चर्चा कर लेते हैं। तो भारत की एरोस्पेस आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की है कि भारत और फ्रांस के एरोस्पेस दिग्गज कंपनी सेफ्रॉन मिलकर देश में ही जेट इंजन का सह विकास और निर्माण करेंगे। ठीक है, तो जेट इंजन बनाने के लिए जो भारत है उसने किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रांस के साथ ये समझौता ज्ञापन हुआ है। कौन सी कंपनी है? कंपनी का नाम याद रखिएगा, सेफ्रॉन। जैसे डसॉल्ट के बारे में पूछा जा चुका है, जो डसॉल्ट है, डसॉल्ट के बारे में पूछा जा चुका है। ठीक है, डसॉल्ट, साब, ये सब, बोइंग, ये सब कंपनियां कहाँ की है? ये सब चर्चा में रहती है। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं ना, तो ये सब कंपनियां चर्चा में रहती हैं। इन कंपनियों को जाने रहा करिए। नोकिया कहाँ की कंपनी है, हीरो होंडा कहाँ की कंपनी है, मित्सुबिशी कहाँ की है। ऐसी कंपनियां जो होती है, कंपनियों से रिलेटेड सवाल भी परीक्षा में, करंट अफेयर में पूछ लिए जाते हैं। उसका ताज़ा उदाहरण देखा जाए तो 2018 में ही पूछा गया था ये सवाल, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। तो ये इंजन भारत में आगामी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो AMCA प्रोजेक्ट है, ठीक है, AMCA प्रोजेक्ट, उसके लिए देखा जाए स्वदेशी डिजाइन वाली 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट को शक्ति प्रदान करेगा। AMCA प्रोजेक्ट के तहत देखा जाए जो स्वदेशी डिजाइन वाली 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट होंगे, उनके विकास के लिए जो उनका इंजन बनेगा, उस इंजन को बनाने में भारत फ्रांस की सहयोग लेगा। और इसके लिए जो सेफ्रॉन कंपनी है उसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। सर्जियो गोर, ये सर्जियो गोर देखा जाए तो भारत में अमेरिका के अगले राजदूत होंगे। इनको स्पेशल दूत बना के भेजा गया साउथ एशिया के लिए भी। मतलब ये है कि जो व्यक्ति दिल्ली में बैठेगा, अमेरिका का राजदूत बनके अमेरिका को रिप्रेजेंट करेगा इंडिया में, वही आदमी जब दक्षिण एशिया के लिए भी दूत बनेगा, तो मतलब वही आदमी पाकिस्तान भी जा सकता है, अफगानिस्तान जाना हो तो वहाँ भी जाएगा, बांग्लादेश भी जाएगा, भूटान भी जाएगा, नेपाल भी जाएगा। तो इनको स्पेशल ऑनवॉय बना के भेजा गया है। और साथ ही साथ ये भारत में अगले राजदूत भी होंगे। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं इनके बारे में। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लंबे समय से सहयोगी रहे सर्जियो गौर को भारत का अगला अमेरिकी राजदूत बनाकर भेजा है, और साथ में दक्षिण एवं मध्य एशिया मामलों का विशेष दूत भी नामित किया है। यानी जो साउथ एशिया तथा मिडिल ईस्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, टॉक्स होंगे, उनको करने में, इंपॉर्टेंट टॉक्स में सर्जियो गौर है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। देखा जाए तो यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत अमेरिका संबंध ऊंचे टैरिफ और भू राजनीतिक मतभेदों के चलते तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिससे यह भूमिका और संवेदनशील तथा अहम हो जाती है। यहां पर देखा जाए तो गौर की नियुक्ति ट्रंप के इस इरादे को रेखांकित करती है कि वे अपने भरोसेमंद सहयोगियों को वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर नियुक्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो सर्जियो गौर है, इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। परीक्षा में अमेरिकी राजदूत से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। इवन
यूपी एपीओ की जो परीक्षा हुई थी, उस यूपी एपीओ की परीक्षा में पूछा गया था कि अमेरिका में भारत के राजदूत कौन है। ठीक है, तो अमेरिका में भारत के राजदूत कौन और भारत में अमेरिका के राजदूत कौन, इन चीज़ों के बारे में आप अवेयर रहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, एपीडा द्वारा 3 नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की गई है। जो एपीडा है इसने 3 नए क्षेत्रीय कार्यालय ओपन करने की घोषणा की है और ये कहाँ कहाँ पर बनाए जाएंगे उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो एपीडा ने कृषि निर्यातकों को बेहतर समर्थन देने हेतु पटना बिहार में, कहाँ पर, पटना बिहार में, रायपुर छत्तीसगढ़ में और देहरादून उत्तराखंड में 3 नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है, घोषणा की है। देखा जाए तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जो निर्यात प्रक्रिया है, जो किसानों की उत्पाद होते हैं, कृषि निर्यात होती है, तो निर्यात प्रक्रिया को सुगम बनाना, अब तक सीमित सहायता पाने वाले क्षेत्रों तक संस्थागत पहुंच को बढ़ाना है। पहले क्या होता था कि जब क्षेत्रीय, ये एपीडा के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने से फायदा यही होगा कि जो पहले क्या होता था कि जहां पर सीमित पहुंच थी, अब उस सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों में भी देखा जाए तो कृषि निर्यात प्रक्रिया जो है वो वहां तक पहुंच पाएगी और उससे कृषि निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर देखा जाए तो नए कार्यालय पूर्वी और मध्य भारत के कृषि उत्पाद राज्यों को सीधा लाभ पहुंचाएंगे। अब एपीडा की स्थिति जान लेते हैं, एपीडा के बारे में कुछ पॉइंट्स है उसको जान लेते हैं। ये किसके अधीन कार्य करता है, जो एपीडा है ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, एपीडा। ठीक, यहाँ पर देखें तो स्वायत्त निकाय की तरह है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। वर्तमान क्षेत्रीय कार्यालयों के बारे में चर्चा करें तो मुंबई, बेंगलुरु, कोच्चि, भोपाल, वाराणसी, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुवाहाटी समेत कुल 16 क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं और 3 नए जो हैं उनकी घोषणा कर दी गई है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। आइए चलते हैं आगे। श्रीनिवास के स्वामी 2025-26 के लिए AAAI के अध्यक्ष बने हैं। अब ये जो AAAI है इसका फुल फॉर्म क्या है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, श्रीनिवास के स्वामी बने हैं। चर्चा कर लेते हैं। भारतीय विज्ञापन एजेंसियों के संघ ने आर के स्वामी लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव ग्रुप चेयरमैन श्रीनिवास के स्वामी को 2025-26 के लिए पुनः अध्यक्ष निर्वाचित किया है। ठीक है, तो परीक्षा आपसे डायरेक्टली पूछे कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय विज्ञापन एजेंसी के जो संघ है इसके नए अध्यक्ष या पुनः अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इनका नाम क्या है, श्रीनिवास के स्वामी इनका नाम है। चलिए आगे चलते हैं। भारत जो है ये AIBD कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ है, यानी कि एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD जो है इसका कार्यकारी बोर्ड जो है, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इसका अध्यक्ष इसको बनाया गया है, तो भारत को बनाया गया है। चर्चा कर लेते हैं पॉइंट्स पर। तो भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। यहाँ देखें तो ये चुनाव जो हुआ था ये 19 से 21 अगस्त 2025 को जो फुकेत थाईलैंड में आयोजित 23वीं AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस में हुआ, जहां भारत को सर्वाधिक मत मिले। ठीक है, परीक्षा में ये भी पूछ सकता है आपसे कि एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान की 23वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया, थाईलैंड में किया गया था और यहीं पर चुनाव हुआ कि जो कार्यकारी बोर्ड है, कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष कौन बनेगा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अध्यक्ष कौन बनेगा, उसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया और भारत को सबसे ज़्यादा मत मिले और भारत विजेता रहा। और इसी के साथ घोषणा की गई कि भारत ही देखा जाए तो जो एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्था है इसका अध्यक्ष बनेगा 2025-26 के लिए। चलिए आगे देखते हैं। ये भारत का शीर्ष नेतृत्व भूमिका में वापसी है, क्योंकि इससे पहले 2016 में भारत ने AIBD कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी, यानी कि 2016 के बाद देखा जाए अब कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष बना है भारत। अब यहाँ पर AIBD के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1977 में इसकी स्थापना हुई थी और यूनेस्को के संरक्षण में इसकी स्थापना की गई थी। प्रकृति क्या है, तो ये क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है और यहाँ पर सदस्यों की संख्या की बात कर रहे हैं तो 45 देशों के 52 संगठन यहाँ पर सदस्य के रूप में है। साथ ही साथ 26 सरकारी सदस्य हैं, 48 राष्ट्रीय प्रसारक जिसमें सम्मिलित है और यहाँ पर चर्चा करें तो 44 सहयोगी सदस्य एशिया प्रशांत, यूरोप, अफ्रीका, अरब देश और उत्तरी अमेरिका से हैं। ठीक है, भारत संस्थापक सदस्यों में शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से प्रसार भारती इसका प्रतिनिधित्व करता है। जो AIBD है, AIBD पर भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रसार भारती के द्वारा किया जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से देखा जाए तो प्रसार भारती यहाँ पर AIBD में भारत का प्रतिनिधित्व करती है और अब ये अध्यक्ष बन गई है। चलिए आगे देखते हैं सेमिकॉन इंडिया 2025 के बारे में।
अब ये जो सेमिकॉन इंडिया 2025 है, इससे संबंधित सवाल परीक्षा में आपके पूछा जा चुका है। 2024 का सेमिकॉन जो था वो इंपॉर्टेंट था, 2024 के बाद देखा जाए 25 का सेमिकॉन चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया का चौथा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली के यशोभूमि में इसका आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी के द्वारा 2 सितंबर को इसका उद्घाटन किया जाएगा। देखा जाए यहाँ पर तो ये 3 दिवसीय आयोजन कब से कब तक होगा? 2 से 4 सितंबर के बीच में होगा। भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रदर्शन मंच है, जिसमें 33 देशों के 50+ वैश्विक CXOs और ठीक है यहाँ पर देखें 350 प्रदर्शक, 50+ से अधिक मुख्य वक्ता यहाँ पर सम्मिलित होंगे। देखा जाए इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण, बिल्डिंग नेक्स्ट सेमीकंडक्टर सुपर पावर, इसका थीम है। मुख्य विशेषताएं क्या है? यहाँ प्रदर्शनी के बारे में चर्चा कर ले तो वैश्विक सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के लगभग 300 कंपनियां यहाँ पर सम्मिलित होंगी। प्रतिभागियों के बारे में चर्चा कर ले तो 33 देश, 4 कंट्री पवेलियन और 9 भारतीय राज्य के साथ साथ 6 अंतर्राष्ट्रीय कंट्री राउंड टेबल्स भी यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सब मुख्य आकर्षक होंगे, मुख्य विशेषताएं होंगी सेमिकॉन इंडिया 2025 के बारे में। कब इसका उद्घाटन किया जाएगा? 2 सितंबर को किया जाएगा। 2 से 4 सितंबर के बीच इसका आयोजन होगा। यशोभूमि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा और पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। रजत पुनहानी है, ये FSSAI, ठीक है, FSSAI के नए CEO कौन बन गए हैं? परीक्षाओं से डायरेक्टली पूछे तो इनका नाम है रजत पुनहानी। ठीक है, देखा जाए तो बिहार कैडर के 1991 बैच के IAS अधिकारी रजत पुनहानी को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जो FSSAI है इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। रजत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सेक्रेटरी थे, सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। देखा जाए तो वे जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग में सेक्रेटरी थे। वे साल 2023 में संसद टीवी के CEO भी रहे हैं। 2023 में संसद टीवी के CEO भी रह चुके हैं। अभी वर्तमान में देखें तो संसद टीवी के CEO कौन है? उत्पल कुमार सिंह है वर्तमान में CEO ऑफ संसद टीवी। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो हम चर्चा कर लें रजत के बारे में तो उन्होंने NTPC, पावर ग्रिड और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड सहित कई केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में मुख्य सतर्कता अधिकारी की भूमिका निभाई है। ठीक है, तो FSSAI के अध्यक्ष के बारे में सवाल आपसे पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। ये आपका PYQ से संबंधित सवाल है, नया टॉपिक है, नया नाम है, नई नियुक्ति है। तो नियुक्तियों के संदर्भ में देखा जाए तो ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप ध्यान से देखिएगा कि FSSAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रजत पुनहानी बने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत चीन के बीच पहली बार करेंसी में व्यापार होगा। ठीक, पहली बार करेंसी में व्यापार होगा और इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दोनों देशों के बीच में रिश्ते अमेरिका ने एक बार फिर से मजबूत कर दिए हैं। अमेरिका अगर टैरिफ ना खेलता और सारा जो यूक्रेन रूस वार चल रहा है उसका जिम्मा भारत के ऊपर न थोपता, भारत इसके लिए जिम्मेदार है, तो सारी चीज़ें सही चल रही होती। ठीक है, भारत और चीन ने उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से फिर व्यापार शुरू करने पर सहमति जताई है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी, अभी देखा जाए वांग यी जो थे ये भारत की यात्रा पर आए हुए थे 18-19 अगस्त को, और वहीं पर यह निर्णय लिया गया कि भारत और चीन के बीच में लिपुलेख दर्रे से व्यापार को फिर से स्टार्ट किया जाएगा। देखें यहाँ पर तो लिपुलेख के साथ चिपकिला और नाथुला दर्रे से भी कारोबार बहाल करने का फैसला लिया गया है। हिमालय के 3 दर्रों से शुरू होने जा रहा भारतीय चीन व्यापार पहली बार पूरी तरीके से सड़क के जरिए होगा। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए सबसे अहम बात यह है कि व्यापार अब भारतीय रुपया और चीनी युआन में होगा। अभी तक क्या होता था कि डॉलर में किया जाता था, डॉलर में व्यापार होता था, लेकिन अब निर्णय लिया गया कि हम जो मनी स्वैप है वो आपस में कर लेंगे। ठीक है, स्विफ्ट सिस्टम की तरफ नहीं जाएंगे, जो मनी स्वैप है आपस में कर लिया जाएगा। तो दोनों में सहमति बन गई है कि भारतीय रुपया और चीनी युआन में जो विनिमय है वो होगा। अब तक यह वस्तु विनिमय आधारित था, अब तक क्या होता था? वस्तु विनिमय पर आधारित था। ठीक है, लेकिन अब रुपए में व्यापार होगा। चीन से व्यापारी नमक, बोरेक्स, पशु उत्पाद, जड़ी बूटी, स्थानीय सामान बेचने आते हैं, जबकि भारतीय व्यापारी बकरी, भेड़, अनाज, मसाले, गुड़, मिश्री, गेहूं वहाँ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखा जाए, हालांकि नेपाल ने इस समझौते पर आपत्ति जताई है। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधर रहे हैं, तो नेपाल ने इसकी आपत्ति जताई है। आपत्ति में नेपाल ने क्या कहा? नेपाल तो कहता है कि जो लिपुलेख है वो नेपाल को बिलोंग करता है। काला पानी, लिम्पियाधुरा, ये सब नेपाल को बिलोंग करते हैं। अभी आपने सुना होगा कोविड के बाद नेपाल के जब केपू शर्मा ओली थे,
ठीक है। तो उन्होंने एक विवादित मैप प्रकाशित कर दिया जिसमें भारत का जो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का हिस्सा था उसको बता दिया कि सब नेपाल का है, ठीक है, सिक्किम वगैरह सब कुछ बता दिया कि नेपाल का है। लेकिन देखा जाए यहाँ पर भारत के द्वारा जो ये दावे किए गए हैं उसको खारिज कर दिया गया है, और जो व्यापार है पहले लिपुलेख से होता था, सिपकिला नाथुला से होता था, वो वैसा ही चलता रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से देखा जाए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेपाल ने समझौते पर आपत्ति जताई है। इसका कहना है कि लिम्पियाधुरा लिपुलेख काला पानी उसके क्षेत्र का हिस्सा है और नेपाल चाहता है कि आप लोग व्यापार करें। मतलब नेपाल के केपी शर्मा ओली का कहना क्या था कि आप व्यापार करें, लेकिन आप पहले हमारे पास आए, हमसे पूछें कि हम व्यापार करना चाहते हैं। भारत और चीन दोनों नेपाल के पास जाएं, उनसे पूछें कि हम व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार करें। नेपाल कहेगा करें तो भारत चीन व्यापार करें, ठीक है। तो वो वाला सीन है कुछ यहाँ पर। देखा जाए नेपाल ने भारत और चीन से इस इलाके में कोई एक्टिविटी ना करने की अपील की है, ठीक। नेपाल कह रहा है कि आप कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे बिना हमारी परमिशन के, लेकिन इन सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया गया है भारत के द्वारा। भारत का कहना है कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, काला पानी ये सब भारत को बिलोंग करते हैं, तो हम व्यापार करने में आप किसी तीसरे देश से अनुमति लेने के लिए नहीं जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। पंजाब के कॉमेडी किंग डॉक्टर जसविंदर भल्ला का निधन हो गया है, ठीक। जसविंदर भल्ला जो है कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, इनका निधन हो गया है, कॉमेडी किंग है। देखा जाए तो पंजाब में कॉमेडी किंग डॉक्टर जसविंदर भल्ला का 65 वर्ष की अवस्था में देखा जाए 22 अगस्त को उनका निधन हो गया। 20 अगस्त को जसविंदर भल्ला को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। उन्होंने 1988 में छड़काटा 88 में कॉमेडियन के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया था। छड़काटा 88 में अपना करियर स्टार्ट किया था 1988 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सौरव गांगुली प्रिटोरिया कैपिटल्स के हेड कोच बने हैं। सौरव गांगुली जो है भारतीय क्रिकेटर, दादा के नाम से मशहूर, ये प्रिटोरिया कैपिटल्स जो है इसके हेड कोच बने हैं। चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। देखा जाए तो सौरव गांगुली साउथ अफ्रीका 2026 सीजन के लिए प्रिटोरिया कैपिटल्स के हेड कोच नियुक्त किया गया है उनको। यह उनका पहला कोचिंग रोल होगा। इससे पहले भारतीय टीम के हेड कोच, इससे पहले देखा जाए भारतीय टीम के भी हेड कोच रह चुके हैं। और देखा जाए तो जो यहाँ पर प्रिटोरिया कैपिटल्स है, ठीक है, प्रिटोरिया कैपिटल्स के हेड कोच थे कौन? इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज जोनाथन ट्रॉट। उन्होंने पद छोड़ दिया है, तो इस वजह से देखा जाए उनके पद छोड़ने के बाद जो सौरव गांगुली हैं वो प्रिटोरिया कैपिटल्स के हेड कोच बनेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखा जाए खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो श्रीनगर में आयोजित हुआ था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। श्रीनगर में आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मध्य प्रदेश 18 पदक, 10 स्वर्ण, 3 रजत, 5 कांस्य के साथ शीर्ष स्थान पर रहा, ठीक है। वहीं पर हम बात कर लें उड़ीसा के बारे में चर्चा करें। उड़ीसा 10 पदक के साथ देखा जाए तो दूसरे स्थान पर, 10 पदक में 4 स्वर्ण, 5 रजत, 1 कांस्य पदक था। और केरल जो है ये 7 पदक, 3 स्वर्ण, 1 रजत, 3 कांस्य के साथ तीसरे स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश ने कितने पदक जीते? तो उत्तर प्रदेश ने देखा जाए 2 स्वर्ण, 1 कांस्य सहित कुल 4 पदक जीते, जबकि मेजबान जम्मू कश्मीर जो था इसने 1 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य पदक जीतकर 7वें स्थान पर ये रहा, ठीक। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखें प्रतियोगिता में मोहसिन अली ने 10,000 मीटर पुरुष क्याकिंग में पहला स्वर्ण पदक जीता था। शिखा चौहान ने क्याकिंग सिंगल सलालोम जो था इसमें, तथा पल्लवी जगताप ने क्नोइंग सिंगल्स में स्वर्ण पदक हासिल किया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाम आप जाने रह सकते हैं। जैसे कुछ खिलाड़ियों के नाम पूछ लेता है, मोहसिन अली किस खेल से संबंधित है, तो इनका संबंध जो क्याकिंग है इसे है। शिखा चौहान का संबंध किस खेल से है, तो सलालोम से है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि इंपॉर्टेंट आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि उत्तर प्रदेश ने कितने पदक जीते थे जो आयोजित किया गया था खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर हुआ था? जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। भारत जर्मनी साझेदारी से 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। भारत और जर्मनी की पार्टनरशिप से 6 पनडुब्बियों बनाई जाएंगी। चर्चा कर लेते हैं। भारत ने प्रोजेक्ट 75I या इंडिया जो आई है, प्रोजेक्ट 75I लिखा जाता है, तो प्रोजेक्ट 75I में आई का मतलब इंडिया है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत देखा जाए जर्मनी के थिसेनकुप मरीन सिस्टम्स, जो थिसेनकुप मरीन सिस्टम्स है, इसकी साझेदारी से 6 पनडुब्बियों को बनाने का या निर्माण करने की मंजूरी दे दी है। देखा जाए तो जनवरी 2025 में मझगांव डॉक्स डकयार्ड लिमिटेड को साझेदार चुना गया था भारत की ओर से। देखा जाए तो कौन? भारत की ओर से जो मझगांव डॉक्स लिमिटेड डकयार्ड लिमिटेड था उसको साझेदार बनाया गया था। लगभग 70,000 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट को अगस्त के अंत तक बातचीत शुरू होगी। यहाँ देखा जाए तो ये अत्याधुनिक पनडुब्बियाँ 3 सप्ताह तक पानी के भीतर रहने में सक्षम होंगी,
जो ये पनडुब्बियाँ बनाई जा रही हैं, ये पनडुब्बियाँ क्या होंगी, ये पनडुब्बियाँ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी और 3 सप्ताह तक पानी के भीतर रह सकती हैं। उनको ऊपर सतह पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नीचे ही नीचे वो काम करती रहेंगी। आगे चले, अगली खबर क्या है, अनीस दयाल सिंह जो है ये डिप्टी एनएसए बन गए हैं। ठीक है, इनको डिप्टी एनएसए बनाया गया है। हालांकि एनएसए जो है अजीत डोभाल है और अजीत डोभाल के साथ अब डिप्टी एनएसए की भूमिका में कौन होंगे यहाँ पर देखा जाए तो अनीस दयाल सिंह होंगे। चर्चा कर लेते हैं। अनीस दयाल सिंह को डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया है, जहां वे देश के आंतरिक मामलों की जिम्मेदारी संभालेंगे। यहाँ पर देखिए 1988 बैच के मणिपुर कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं अनीस दयाल सिंह। दिसंबर 2024 में सीआरपीएफ से सेवानिवृत्त होने से पहले वे आईटीबीपी और सीआरपीएफ के महानिदेशक भी रह चुके हैं। तो अनीस दयाल सिंह जो थे ये आईटीबीपी और सीआरपीएफ के महानिदेशक रह चुके थे। अब इनको डिप्टी एनएसए बनाया गया है, जो भारत के आंतरिक मामले हैं, आंतरिक मामलों को देखने का कार्य करेंगे। आगे देखें, भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025। ठीक है, भारत और थाईलैंड के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है मैत्री 2025 के नाम से, इसका आयोजन किया जा रहा है। चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो भारत और थाईलैंड के संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 1 से 14 सितंबर 2025 तक मेघालय के उमरोई स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, यह इसका 14वां संस्करण है जो भारत और थाईलैंड के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, 14वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर देखें तो भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना पार्टिसिपेट करेगी। पिछला जो 13वां संस्करण था वह थाईलैंड के टांग प्रांत में फोर्ट वचिरापाक्कन में आयोजित हुआ था। यहाँ पर खास बात यह हो जाता है कि यह अभ्यास 5 सालों के अंतराल के बाद भारत में आयोजित किया जा रहा है। 5 साल बाद भारत में आयोजित हो रहा है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025। चलिए आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, इन क्वेश्चनों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 में भारत की रैंक क्या रही, 39, 41, 27 या 45। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, नासा आईबीएम एआई मॉडल सूर्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, मंगल ग्रह पर जीवन की खोज करना, चंद्रमा पर खनिज की पहचान करना, सौर्य तूफानों और अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी करना, पृथ्वी पर भूकंप का पूर्वानुमान व्यक्त करना। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द्वितीय वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन रोमांटिक है, रोमांटिक कहाँ आयोजित हुआ या कहाँ आयोजित होगा, वाराणसी, उज्जैन, हरिद्वार, बोधगया। क्वेश्चन नंबर 4 है 134वें डूरन कप 2025 का विजेता कौन रहा, मोहन बगान, डायमंड हार्बर एफसी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी या ईस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 5 है चेतेश्वर पुजारा ने कुल कितने टेस्ट मैच खेले थे, अपने जो करियर था कुल करियर में कितने मैच खेले, 95, 103, 110 या 85 मैच खेले थे। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत ने जेट इंजन विकास में किस देश के साथ साझेदारी की है, अमेरिका, फ्रांस, रूस या जर्मनी के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 है AIBD एशियन पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई थी, 1972 में, 1975 में, 1977 में या 1980 में। और देखा जाए 8वां सवाल है सेमिकॉन इंडिया 2025 का विषय क्या था। ठीक, 2025 का विषय क्या है ये आप बताएं, डिजिटल इंडिया फॉर ऑल, बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर सुपर पावर, टेक्नोलॉजी फॉर भारत, AI फॉर फ्यूचर इकोनॉमी। तो ये 8 क्वेश्चन है, इन 8 क्वेश्चनों को मैंने आपसे पूछा है, ये आप 8 क्वेश्चनों का जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, अपने दोस्तों के साथ वीडियो चाहे तो आप साझा कर सकते हैं। कुछ कमेंट फीडबैक आपको लिखना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियो लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।